2026 साउथ इंडियन सिनेमा के लिए एक ऐसा बॉक्स ऑफिस बैटलफील्ड बनने वाला है जहां मुकाबला सिर्फ 1000 करोड़ का नहीं होगा। एक तरफ यश की टॉक्सिक, दूसरी तरफ रजनीकांत की जेलर 2 और फिर नानी की द पैराडाइज। तीनों की ताकत अलग है लेकिन एम्बिशन एक ही है, सबसे बड़ा विनर बनना। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बड़े स्टार्स, मैसिव बजट्स और ह्यूज एक्सपेक्टेशंस हमेशा बॉक्स ऑफिस सक्सेस की गारंटी नहीं होते। कुछ फिल्मों ने रिकॉर्ड्स बनाए तो कुछ मैसिव हाइप के बावजूद ऑडियंस को इंप्रेस नहीं कर पाई, जस्ट लाइक राज साहब, गेम चेंजर, देवरा वगैरह। और अब 2026 में ये तीनों फिल्में उसी बदलती हुई बॉक्स ऑफिस रियलिटी के सामने खड़ी हैं। किसकी करंट मार्केट सबसे पावरफुल है, किसका स्टार पावर सबसे बड़ा वेपन बनेगा और किसके लिए वही सबसे बड़ा प्रेशर। क्या फ्रेंचाइज पावर हमेशा सुपरस्टार पावर से आगे रहेगी या फिर एक कंप्लीटली डिफरेंट कंटेंट ड्रिवन फिल्म दोनों को सरप्राइज कर सकती है। किस फिल्म का बजट उसके लिए एडवांटेज है और किसका बजट सबसे बड़ा रिस्क बन सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन तीनों में से कोई 1000 करोड़ पार करेगा या फिर इस रेस का विनर कोई ऐसी फिल्म बनेगी जिसकी आज सबसे कम उम्मीद है। क्योंकि इस बार सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं बदलने वाले, शायद साउथ इंडियन सिनेमा की नेक्स्ट पैन इंडिया हायरार्की भी इसी बैटल से तय होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज बाहर से जो चीजें हमें जितनी क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रही हैं, असल में पिक्चर उतनी सिंपल है ही नहीं। और हाँ, वीडियो काफी लंबी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ इन 3 फिल्म्स का बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन नहीं होगा, बल्कि इन फिल्मों से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हिडन एडवांटेजेस और अनएक्सपेक्टेड रिस्क्स भी सामने आएंगे जो शायद आपकी पूरी प्रेडिक्शन को ही बदल दे। हो सकता है अभी आपके माइंड में जो फिल्म इस रेस की क्लियर विनर चल रही हो, वीडियो खत्म होने तक उसकी जगह कोई दूसरी फिल्म ले लेफ्टिनेंट, या फिर आपकी पूरी थिंकिंग ही कंप्लीटली चेंज हो जाए। और हमेशा की तरह इस बार भी हमने पूरे वीडियो को 4 डिफरेंट चैप्टर्स में सेग्रीगेट किया है ताकि इस पूरी बॉक्स ऑफिस रेस को स्टेप बाय स्टेप और प्रॉपर्ली समझा जा सके। और हाँ, वीडियो को अभी से लाइक कर दो और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नाउ लेट्स फाइंड आउट विच फिल्म है द मोस्ट कंप्लीट बॉक्स ऑफिस पैकेज। अगर 2026 की सबसे बड़ी साउथ इंडियन रिलीज को उनकी रिलीज टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो इस पूरी बॉक्स ऑफिस रेस की शुरुआत होगी यश की टॉक्सिक से। फिल्म 26 अगस्त 2026 को थिएटर्स में आने वाली है, यानी द पैराडाइज और जेलर 2 से पहले ऑडियंस को सबसे पहले टॉक्सिक का फैसला करना है। लेकिन टॉक्सिक सिर्फ इसलिए बड़ी फिल्म नहीं है क्योंकि इसमें यश है। असली सवाल यह है कि KGF चैप्टर 2 के बाद यश ने अपने नाम के साथ जो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट की हैं, क्या टॉक्सिक उन्हें एक्चुअली डिलीवर कर पाएगी। क्योंकि KGF 2 के बाद यश ने लगभग 4 इयर्स तक कोई थिएट्रिकल रिलीज नहीं दी। इस लंबे गैप ने क्यूरियोसिटी तो बढ़ाई ही, लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ गईं। अब ऑडियंस को सिर्फ एक अच्छी एक्शन फिल्म नहीं चाहिए, वो यश को एक कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड में देखना चाहती है, लेकिन साथ ही रॉकी भाई वाली लार्जर देन लाइफ स्क्रीन प्रेजेंस भी एक्सपेक्ट कर रही है। और टॉक्सिक इसी एक्सपेक्टेशन के बीच आती है। फिल्म को मेकर्स ने एक कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी की तरह प्रेजेंट नहीं किया है। इसका ऑफिशियल टैगलाइन है ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। कहानी का बैकड्रॉप गोवा है, जहां क्राइम, ड्रग्स, पावर और वायलेंस से भरी दुनिया में अंडरवर्ल्ड और ड्रग कार्टेल के बीच पावर स्ट्रगल देखने को मिलेगा। यश यहाँ राया नाम के एक एम्बिशियस और डेंजरस कैरेक्टर के रूप में नजर आएंगे। हालांकि मेकर्स ने कहानी के कई डिटेल्स अभी भी सीक्रेट रखे हैं, इसलिए राया आखिर कौन है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इस डार्क क्रिमिनल वर्ल्ड में फेरी टेल एलिमेंट कैसे जुड़ता है, ये अभी मिस्ट्री है। यश का लुक भी KGF से बिल्कुल अलग है। रॉकी भाई के रग्ड लुक के बाद उनका क्लीन शेव्ड अपीयरेंस एक बड़ा चेंज है। लेकिन असली सवाल सिर्फ लुक का नहीं है। सवाल यह है कि क्या यश अपनी परफॉर्मेंस और बॉडी लैंग्वेज से ऐसा कैरेक्टर क्रिएट कर पाएंगे जो रॉकी भाई की शैडो से बाहर निकल सके। यही टॉक्सिक की सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि उनके लिए सबसे आसान रास्ता होता कि वो फिर से एक लार्जर देन लाइफ गैंगस्टर बनते और KGF जैसी नॉस्टैल्जिया पर फिल्म बेचते। लेकिन उन्होंने इसके बजाय गीतू मोहनदास जैसी फिल्म मेकर को चुना है। गीतू मोहनदास की फिल्म मेकिंग यश की प्रीवियस कमर्शियल इमेज से काफी अलग है। उनका सिनेमा ज्यादा डार्क, कैरेक्टर ड्रिवन और लेयर्ड रहा है। इसलिए टॉक्सिक का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट यही है कि गीतू की अनकन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग और यश की मैसिव कमर्शियल स्टारडम कितनी नेचुरली ब्लेंड होती है। अगर ये कॉम्बिनेशन काम कर गया तो टॉक्सिक सिर्फ एक बिग बजट एक्शन मूवी नहीं रहेगी, बल्कि यश के करियर को एक कंप्लीटली न्यू डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन अगर फिल्म एक्सपेरिमेंटल होने के चक्कर में मास ऑडियंस से डिस्कनेक्ट हो गई तो यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकती है। फिल्म की कास्ट भी इसके स्केल को दिखाती है। यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत जैसे एक्टर्स जुड़े हुए हैं। खासकर यश और नयनतारा की पेयरिंग को लेकर काफी क्यूरियोसिटी है, जबकि बाकी कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस को मेकर्स ने लार्जली सीक्रेट रखा है। और फिर आता है टॉक्सिक का सबसे बड़ा कमर्शियल फैक्टर, इसका स्केल। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट करीब 500 करोड़ या उससे ज्यादा बताया जा रहा है। इतने बड़े बजट के साथ सिर्फ 500-600 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को ऑटोमेटिकली ह्यूज सक्सेस नहीं माना जा सकता। फिल्म को अपने इन्वेस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स के हिसाब से काफी बड़ा बिजनेस करना होगा। यहीं
यश की केजीएफ के बाद बनी पैन इंडिया मार्केट सबसे ज्यादा काम आ सकती है। केजीएफ चैप्टर 2 के बाद यश सिर्फ कन्नड़ा सुपरस्टार नहीं रहे। हिंदी मार्केट में रॉकी भाई की पॉपुलैरिटी ने उन्हें एक मेजर पैन इंडिया एक्शन स्टार बना दिया। टॉक्सिक अब उसी ऑडियंस को एक नए कैरेक्टर और नए वर्ल्ड के साथ थिएटर्स में वापस लाने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से ट्रेड में फिल्म को लेकर 1000 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड पोटेंशियल की बातें भी सुनने को मिल रही हैं। लेकिन 1000 करोड़ पॉसिबल है, गारंटीड नहीं। इसके लिए सिर्फ सुपरस्टार और मैसिव ओपनिंग काफी नहीं होगी। फिल्म को स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ, हिंदी बेल्ट में सस्टेन्ड बिजनेस, ओवरसीज में अच्छा रिस्पॉन्स और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा थिएट्रिकल एक्सपीरियंस चाहिए जिसके लिए ऑडियंस दोबारा थिएटर जाने को तैयार हो। और टॉक्सिक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ शायद यही बन सकती है। अगर गीतू मोहनदास ने यश को सिर्फ एक मास हीरो की तरह नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट किया तो ऑडियंस को केजीएफ से बिल्कुल अलग यश देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर फिल्म ना पूरी तरह मास बन पाई और ना कैरेक्टर ड्रिवन सिनेमा के तौर पर कनेक्ट कर पाई तो यही इसका बिगेस्ट रिस्क होगा। इसलिए टॉक्सिक की सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका बजट या स्टार कास्ट नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है यश का पोस्ट केजीएफ इवोल्यूशन। क्या वो रॉकी भाई के बाद खुद को एक नए कैरेक्टर में सक्सेसफुली रीइन्वेंट कर पाएंगे? क्या ऑडियंस उन्हें उसी इंटेंसिटी के साथ एक्सेप्ट करेगी? और क्या टॉक्सिक इतनी बड़ी सिनेमैटिक इवेंट बन पाएगी कि यश की मार्केट केजीएफ फ्रेंचाइजी से भी आगे निकल जाए? अगर ऐसा हुआ तो टॉक्सिक सिर्फ 2026 की बिगेस्ट ओपनर्स में से एक नहीं होगी। ये यश के लिए एक स्टेटमेंट होगी कि केजीएफ ने उन्हें सुपरस्टार बनाया था, लेकिन अब वो रॉकी भाई के बिना भी अपने नाम से 1000 करोड़ की फिल्म ड्राइव कर सकते हैं। और इसी वजह से 2026 की साउथ इंडियन बॉक्स ऑफिस रेस की शुरुआत टॉक्सिक से करना सबसे लॉजिकल है, क्योंकि सबसे पहले फैसला इसी फिल्म का होगा। और इसके कुछ ही हफ्तों बाद सामने होगी एक बिल्कुल अलग ताकत, रजनीकांत की जेलर 2। जहां टॉक्सिक के पास यश की पोस्ट केजीएफ, सुपरस्टारडम और एक कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड है, वहीं जेलर 2 के पास है एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्लॉकबस्टर, फ्रेंचाइजी और मुथुवेल पांडियन की लेगेसी। अब सवाल यह है कि क्या जेलर 2 अपने पिछले पार्ट का रिकॉर्ड तोड़कर तमिल सिनेमा को उसकी पहली 1000 करोड़ की फिल्म दे पाएगी? तो अब बात करते हैं जेलर 2 की। टॉक्सिक के बाद 2026 की अगली बड़ी साउथ इंडियन बॉक्स ऑफिस बैटल लेकर आ रही है जेलर 2। अगर टॉक्सिक की सबसे बड़ी ताकत यश की पोस्ट केजीएफ सुपरस्टारडम है तो जेलर 2 के पास एक प्रूवन ब्लॉकबस्टर, फ्रेंचाइजी, रजनीकांत की अनमैच्ड लेगेसी और मुथुवेल पांडियन का ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर है। फिल्म 15 अक्टूबर 2026 यानी दशहरा वीकेंड के आसपास थिएटर्स में आएगी। फेस्टिवल पीरियड की ये रिलीज विंडो फिल्म की ओपनिंग को और बड़ा कर सकती है। लेकिन जेलर 2 को समझने के लिए थोड़ा वापस 2023 में जाना पड़ेगा। जेलर में मुथुवेल पांडियन एक रिटायर्ड जेलर था जो बाहर से बेहद शांत और ऑर्डिनरी दिखाई देता है, लेकिन जब उसके अतीत की असली पहचान सामने आती है तो पूरी कहानी बदल जाती है। अपने बेटे और परिवार को बचाने के लिए मुथुवेल को उस हिंसक दुनिया में वापस लौटना पड़ता है जिसे वो सालों पहले छोड़ चुका था। यही वजह है कि मुथुवेल पांडियन सिर्फ रजनीकांत का एक और मास कैरेक्टर नहीं बना, बल्कि एक कैरेक्टर और ब्रांड बन गया। जेलर ने वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया और इसी सक्सेस ने सीक्वल की एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ा दी। सीक्वल में मुथुवेल पांडियन का सामना एक बड़े इंटरनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट से होने वाला है, यानी पहली फिल्म के मुकाबले इस बार कहानी का कैनवस काफी बड़ा होगा और खतरा उसके परिवार तक भी पहुंच सकता है। लेकिन जेलर 2 की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसका स्केल नहीं है। नेल्सन दिलीप कुमार वापस आ रहे हैं। जेलर में नेल्सन ने रजनीकांत की सुपरस्टार इमेज को डार्क ह्यूमर, डेडपैन कॉमेडी और स्टाइलिश एक्शन के साथ ऐसा मिक्स किया था कि फिल्म को एक अलग पहचान मिली। अब सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जेलर 2 पहली फिल्म का वही मजा वापस दे, लेकिन उसे सिर्फ कॉपी ना करे, क्योंकि अगर मुथुवेल की वही एंट्री, वही स्टाइल, वही तरह के विलेन और सिर्फ बड़े एक्शन सीक्वेंस दोहराए गए तो पहली फिल्म की नॉवेल्टी शायद वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर नेल्सन इस बार मुथुवेल के कैरेक्टर को और एक्सप्लोर करते हैं, उसके पास्ट और फैमिली डायनामिक्स को डीपन करते हैं और डार्क ह्यूमर के साथ एक्शन को बैलेंस करते हैं, तो जेलर 2 पहली फिल्म से भी बड़ा थिएट्रिकल इवेंट बन सकती है। और इस बार कास्ट भी काफी बड़ी है। रजनीकांत के साथ मोहनलाल, शिवा राजकुमार, एस.जे, सूर्या और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े नेम्स जुड़े हुए हैं। खासकर मोहनलाल और शिवा राजकुमार की प्रेजेंस फिल्म के पैन इंडिया अपील को और मजबूत कर सकती है। लेकिन सिर्फ कैमियो से फिल्म 1000 करोड़ नहीं कमा सकती। अगर मोहनलाल या शिवा राजकुमार का रोल सिर्फ 2 मिनट के विसल मोमेंट तक सीमित रहा तो वो ओपनिंग जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम बिजनेस कंटेंट ही तय करेगा। और यही जेलर 2 का सबसे बड़ा टेस्ट है। पहली जेलर की सबसे बड़ी ताकत उसका सरप्राइज फैक्टर था। ऑडियंस को नहीं पता था कि मुथुवेल पांडियन वास्तव में कितना डेंजरस है, लेकिन इस बार सबको पता है कि वो क्या कर सकता है। इसलिए जेलर 2 को सिर्फ स्केल बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उसे स्टोरी, स्टेक्स और एंटरटेनमेंट तीनों को बड़ा करना होगा। अगर नेल्सन ऐसा करने में कामयाब रहे तो जेलर 2 2026 की सबसे बड़ी थिएट्रिकल इवेंट्स में से एक बन सकती है। 800 से 1100 करोड़ की रेंज भी एक रियलिस्टिक हाई एंड टारगेट बन सकती है। लेकिन अगर कहानी कमजोर हुई और फिल्म सिर्फ कैमियो,
फैन सर्विस और मास मोमेंट्स के भरोसे चली तो ओपनिंग भले ही ह्यूज हो, लेकिन लॉन्ग रन में फिल्म के लिए बड़ा बिजनेस करना मुश्किल होगा। इसलिए जेलर 2 का असली फैसला पहले दिन नहीं होगा। पहले दिन रजनीकांत जीतेंगे, लेकिन उसके बाद की लड़ाई नेल्सन की कहानी जीतेगी या हारेगी, यही तय करेगा कि जेलर 2 कितनी बड़ी बनती है। और अब टॉक्सिक के सामने जेलर 2 खड़ी है। एक तरफ यश का न्यू वर्ल्ड और गीतू मोहनदास की डार्क विजन, तो दूसरी तरफ रजनीकांत का सबसे पॉपुलर रीसेंट कैरेक्टर, एक प्रूवन फ्रेंचाइजी और नेल्सन का सिग्नेचर स्टाइल। लेकिन इन दोनों के बाद इस रेस में तीसरी और शायद सबसे अनप्रेडिक्टेबल फिल्म है नानी की द पैराडाइज। एक ऐसी फिल्म जिसके पास ना एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजी है ना सीक्वल एडवांटेज, लेकिन उसके पास है कंटेंट पर भरोसा, श्रीकांत ओडेला की विजन और नानी का कंप्लीटली रॉ अवतार। और अगर द पैराडाइज ऑडियंस को उसी तरह सरप्राइज कर देती है जैसे कभी कांतारा ने किया था, तो ये पूरी बॉक्स ऑफिस रेस का इक्वेशन बदल सकती है। कंपेयर तो हम इन तीनों फिल्मों को करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं टॉलीवुड के नेचुरल स्टार नानी की अपकमिंग फिल्म द पैराडाइज के बारे में। द पैराडाइज 24 सितंबर 2026 को रिलीज होने वाली है और फिलहाल इसे एक पैन इंडिया एक्शन थ्रिलर के तौर पर पोजीशन किया जा रहा है। लेकिन पैराडाइज की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसी एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजी का सीक्वल नहीं है और ना ही इसके पीछे यश या रजनीकांत जैसी डिकेड्स ओल्ड मास सुपरस्टारडम है। इसलिए इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जितना भी हासिल करना है, उसका बड़ा हिस्सा कंटेंट, वर्ड ऑफ माउथ और नानी के नए अवतार पर डिपेंड करेगा। और शायद यही इस फिल्म को 2026 की सबसे अनप्रेडिक्टेबल फिल्मों में से एक बनाता है। कहानी 1980s के सिकंदराबाद के एक बेहद ग्रिटी और वायलेंट बैकड्रॉप में सेट है, जहां समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों की दुनिया और उनके स्ट्रगल को दिखाया गया है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर है जडाल, जिसे नानी प्ले कर रहे हैं। प्रमोशनल मटेरियल से इतना साफ है कि जडाल कोई कन्वेंशनल हीरो नहीं है, वो एक बेहद रफ, अग्रेसिव और सर्वाइवल ड्रिवन कैरेक्टर है। और टीजर ने उसकी कहानी को एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, डिस्क्रिमिनेशन और सिस्टमैटिक अप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में एस्टैब्लिश किया है। यानी पैराडाइज की कहानी का अट्रैक्शन सिर्फ इस बात में नहीं है कि नानी कितने लोगों को मारते हैं या कितने बड़े एक्शन सीक्वेंसेस हैं। असली सवाल यह है कि जडाल और उसके आसपास की पूरी कम्युनिटी की कहानी ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट कर पाती है या नहीं। क्योंकि अगर कैरेक्टर के पीछे इमोशन और पर्पस स्ट्रांग हुआ, तभी ये रॉ वायलेंस किसी मीनिंगफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में बदल पाएगी। और यहाँ श्रीकांत ओडेला का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दसरा के बाद ऑडियंस को पहले से पता है कि वो रूरल और वर्किंग क्लास एनवायरनमेंट को सिर्फ बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसे कहानी का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। पैराडाइज में वही अप्रोच और बड़े स्केल पर दिखाई दे रही है। फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मेकर्स ने करीब 2.5 एकड़ में एक मैसिव स्लम स्टाइल सेटलमेंट तैयार किया, जिसमें लगभग 60 पूरी तरह कंस्ट्रक्टेड हाउसेस बनाए गए और आया शेर जैसे सीक्वेंसेस के लिए करीब 100 वाटर टैंकर्स तक इस्तेमाल किए गए। ये डिटेल्स सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन सिनेमा में इनका मतलब काफी बड़ा है। क्योंकि जब कोई फिल्म मेकर इतनी बड़ी मेहनत सिर्फ एनवायरनमेंट क्रिएट करने में लगाता है, तो इसका मतलब है कि वो चाहता है कि ऑडियंस को लगे ही नहीं कि वो किसी कंस्ट्रक्टेड सेट के अंदर बैठी है। पैराडाइज की दुनिया आर्टिफिशियल मास एक्शन, प्लेग्राउंड के बजाय एक लिव्ड इन और बिलीवेबल एनवायरनमेंट जैसी महसूस हो, और यही चीज फिल्म को बाकी कमर्शियल एक्शन मूवीज से अलग कर सकती है। फिर आता है नानी का ट्रांसफॉर्मेशन। नेचुरल स्टार की इमेज हमेशा से उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ रही है, लेकिन पैराडाइज में उन्होंने खुद को उस कंफर्ट जोन से काफी बाहर पुश किया है। जडाल के लुक और बॉडी लैंग्वेज में एक ऐसी ब्रुटैलिटी दिखाई दे रही है जो नानी के प्रीवियस कैरेक्टर्स से काफी अलग है। टीजर में उनका रग्ड अपीयरेंस और अग्रेसिव स्क्रीन प्रेजेंस पहले ही ऑडियंस के बीच क्यूरियोसिटी क्रिएट कर चुका है। और अगर नानी इस कैरेक्टर को सिर्फ लुक के लेवल पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के लेवल पर भी सक्सेसफुली कैरी कर गए, तो पैराडाइज उनके करियर में एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन सकती है। क्योंकि नानी के पास ऑलरेडी एक्टिंग क्रेडिबिलिटी है, लेकिन पैन इंडिया मार्केट में एक ऐसी फिल्म की जरूरत है जो उनकी वर्सेटिलिटी को मास अपील के साथ कंबाइन कर सके। पैराडाइज थियोरेटिकली वही फिल्म हो सकती है। इस फिल्म का एक और मेजर एडवांटेज है अनिरुद्ध रविचंद्र। नानी और अनिरुद्ध की कॉम्बिनेशन ऑडियंस के लिए नई नहीं है, लेकिन पैराडाइज का वर्ल्ड इतना रॉ और इंटेंस है कि अनिरुद्ध का म्यूजिक फिल्म के एटमॉस्फेयर को काफी एलिवेट कर सकता है। इसका पहला बड़ा एग्जाम्पल आया शेर है, जिसने रिलीज के बाद काफी अटेंशन हासिल किया और फिल्म के मास टोन को एस्टैब्लिश करने में मदद की। कास्ट की बात करें तो नानी के अलावा कायडू लोहड़, मोहन बाबू और राघव जुयाल जैसे नेम्स फिल्म में नजर आएंगे। खासकर राघव जुयाल इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो यहाँ विक्रम मलिक नाम का एंटागोनिस्ट प्ले कर रहे हैं। राघव ने खुद बताया है कि उनके आसपास के लोगों को भी लगा कि ये कैरेक्टर उनके रियल पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है। यानी यहाँ उनका फेमिलियर डांसर एंटरटेनर इमेज नहीं बल्कि एक नेगेटिव और कंसिडरेबली डार्कर कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। अब ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो पैराडाइज के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज और सबसे बड़ा प्रेशर दोनों एक ही जगह से आते हैं। दसरा, नानी और श्रीकांत ओडेला ने पहली कोलैबोरेशन में एक
ऐसा कॉम्बिनेशन दिया था जिसे ऑडियंस ने काफी स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया। इसलिए जब दोनों दोबारा एक साथ आए, एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली बढ़ गई। लेकिन इस बार चैलेंज भी ज्यादा बड़ा है। दसरा के बाद ऑडियंस सिर्फ एक अच्छी फिल्म एक्सपेक्ट नहीं कर रही, वो देखना चाहती है कि श्रीकांत ओडेला अपने फिल्म मेकिंग स्केल और स्टोरी टेलिंग को कितना आगे लेकर जा सकते हैं। और पैराडाइज के लिए सबसे बड़ा रिस्क यही है। अगर फिल्म सिर्फ नानी के मास मोमेंट्स, वायलेंट एक्शन और स्टाइलिश विजुअल्स पर डिपेंड करती है तो शुरुआती हाइप के बाद वर्ड ऑफ माउथ कमजोर पड़ सकता है। लेकिन अगर जडाल की पर्सनल जर्नी, कम्युनिटी का स्ट्रगल और उस पूरे 1980s सिकंदराबाद वर्ल्ड को जेन्युइनली कंपेलिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया तो यही फिल्म एक स्ट्रॉन्ग कल्ट फॉलोइंग डेवलप कर सकती है। इसी वजह से इसकी कंपैरिजन पुष्पा या कांतारा जैसी फिल्मों से की जा रही है। लेकिन यहाँ एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा रियलिस्टिक रखना जरूरी है। किसी फिल्म का 500 या 700 करोड़ तक पहुंचना सिर्फ इसलिए पॉसिबल नहीं हो जाता क्योंकि उसका कंटेंट रॉ है या उसका डायरेक्टर टैलेंटेड है। इसके लिए फिल्म को तेलुगु मार्केट के बाहर भी जेन्युइनली कनेक्ट करना पड़ेगा। और यही द पैराडाइज का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्वेश्चन है। नानी की पॉपुलैरिटी स्ट्रांग है, उनकी फिल्म्स को कंटेंट ड्रिवन ऑडियंस का सपोर्ट मिलता है और अब पैराडाइज को पैन इंडिया स्केल पर पुश किया जा रहा है। लेकिन 500-700 करोड़ जैसी रेंज अचीव करने के लिए फिल्म को सिर्फ अच्छी ओपनिंग नहीं चाहिए होगी, उसे स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और सस्टेन्ड थिएट्रिकल रन चाहिए होगा। अगर नॉर्थ इंडिया में भी ऑडियंस ने जडाल के कैरेक्टर और इस ग्रिटी वर्ल्ड को उसी तरह एक्सेप्ट कर लिया जिस तरह कुछ रीजनल फिल्मों ने ऑर्गेनिकली किया है, तब पैराडाइज की सीलिंग काफी ऊपर जा सकती है। मेरे हिसाब से पैराडाइज को बॉक्स ऑफिस पर 3 स्टेजेस में जज करना ज्यादा सही होगा। फर्स्ट स्टेज में नानी की ओपनिंग पावर और प्रमोशनल बज काम करेगा। सेकंड स्टेज में ऑडियंस डिसाइड करेगी कि फिल्म सिर्फ विजुअली इंप्रेसिव है या जेन्युइनली अच्छी भी है। और थर्ड स्टेज में वही चीज तय करेगी कि पैराडाइज एक नॉर्मल सक्सेसफुल फिल्म बनती है या फिर एक ऐसी पैन इंडिया सरप्राइज बन जाती है जिसकी अर्निंग इनिशियल एक्सपेक्टेशन से कहीं आगे निकल जाती है। इसलिए अभी 500-700 करोड़ को गारंटीड प्रेडिक्शन मानना सही नहीं होगा। लेकिन अगर कंटेंट ने साउथ के साथ हिंदी बेल्ट में भी स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ पकड़ लिया तो 500 करोड़ की रेंज को कंप्लीटली अनरियलिस्टिक भी नहीं कहा जा सकता। और अगर फिल्म उस लेवल की कल्चरल इंपैक्ट पैदा कर देती है जैसी कांतारा ने अपने रन के दौरान की थी, तब इसका अपसाइड इससे भी बड़ा हो सकता है। लेकिन यही द पैराडाइज की सबसे फैसिनेटिंग बात है। इसके पास किसी सीक्वल या फ्रेंचाइजी की रेडीमेड ऑडियंस नहीं है। इसके पास सिर्फ एक ओरिजिनल वर्ल्ड, एक एम्बिशियस फिल्म मेकर, एक ट्रांसफॉर्म्ड नानी और एक पोटेंशियली एक्सप्लोसिव म्यूजिकल कॉम्बिनेशन है। इसलिए पैराडाइज की पूरी कहानी आखिरकार एक ही सवाल पर आकर टिकती है, क्या नानी अपने स्टार पावर को कंटेंट ड्रिवन पैन इंडिया सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएंगे? अगर आंसर हाँ है तो द पैराडाइज सिर्फ नानी की एक और फिल्म नहीं होगी, ये उनके करियर में वो प्रोजेक्ट बन सकती है जो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग साउथ इंडियन स्टार से उठाकर जेन्युइन पैन इंडिया बॉक्स ऑफिस फोर्स की कैटेगरी में पुश कर दे। और अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2026 में नानी को ये रेस अकेले नहीं लड़नी है। उसी साल उनके सामने यश की टॉक्सिक और रजनीकांत की जेलर 2 जैसी फिल्म्स भी हैं, जहां कंपटीशन सिर्फ स्टोरी या एक्टिंग का नहीं बल्कि स्टार पावर, फ्रेंचाइजी वैल्यू, ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस और बॉक्स ऑफिस पुल का होने वाला है। और अगर पैराडाइज अपने रॉ कंटेंट से ऑडियंस को जीतती है तो शायद इस पूरी रेस का सबसे बड़ा सरप्राइज भी यही फिल्म साबित हो सकती है। अब तक हमने टॉक्सिक, जेलर 2 और द पैराडाइज तीनों फिल्मों को अलग अलग समझ लिया है। लेकिन अब असली सवाल है, इन तीनों में आखिर सबसे स्ट्रॉन्ग पैकेज किसके पास है? क्योंकि तीनों की ताकत बिल्कुल अलग है। टॉक्सिक के पास यश की पोस्ट KGF, सुपर स्टारडम और मैसिव स्केल है। जेलर 2 के पास रजनीकांत की लेगेसी और एक प्रूवन ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज, जबकि द पैराडाइज के पास नानी, श्रीकांत ओडेला और एक कंप्लीटली ओरिजिनल वर्ल्ड है। अगर सिर्फ स्टार पावर की बात करें तो जेलर 2 सबसे आगे है। रजनीकांत की पॉपुलैरिटी को सिर्फ आज के हाइप से मेजर नहीं किया जा सकता, ये डिकेड्स में बनी थिएट्रिकल लेगेसी है और जेलर ने भी प्रूव कर दिया कि उनका नाम आज भी ऑडियंस को थिएटर तक खींच सकता है। दूसरी तरफ यश की स्ट्रेंथ उनकी नई जनरेशन वाली पैन इंडिया सुपर स्टारडम है। KGF 2 के बाद उनकी पॉपुलैरिटी साउथ से निकलकर हिंदी बेल्ट तक पहुंच चुकी है। नानी की एक्टिंग क्रेडिबिलिटी और ऑडियंस ट्रस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ओपनिंग पुल में वो अभी यश और रजनीकांत से पीछे हैं। लेकिन सिनेमा सिर्फ स्टार पावर से नहीं चलता। स्टोरी और ओरिजिनलिटी की बात करें तो प्री रिलीज कॉन्सेप्ट के लेवल पर द पैराडाइज सबसे अनप्रेडिक्टेबल लगती है। 1980s का सिकंदराबाद, ग्रिटी वर्ल्ड, जदल का कैरेक्टर और श्रीकांत ओडेला की विजन, इस कॉम्बिनेशन में बाकी दोनों फिल्मों से अलग आइडेंटिटी बनाने की पोटेंशियल है। टॉक्सिक भी फ्रेश वर्ल्ड और गीतू मोहनदास की अनकन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग लेकर आ रही है, जबकि जेलर 2 के पास सबसे बड़ा एडवांटेज फ्रेंचाइज का है। इसलिए ओरिजिनलिटी में पैराडाइज को एज देना सही रहेगा। डायरेक्टर फैक्टर में तीनों के सामने अलग चैलेंज है। गीतू मोहनदास को यश की मैसिव कमर्शियल इमेज और अपनी डार्क फिल्म मेकिंग स्टाइल को बैलेंस करना है। नेल्सन दिलीप कुमार को जेलर की सक्सेस दोहराने के साथ ये भी प्रूव करना है कि सीक्वल सिर्फ बिगर वर्जन ऑफ द फर्स्ट फिल्म नहीं है। वहीं श्रीकांत ओडेला के लिए पैराडाइज ये साबित
करने का मौका है कि दसरा की सक्सेस कोई वन टाइम थिंग नहीं थी। म्यूजिक की बात करें तो तीनों फिल्मों में अनिरुद्ध का होना अपने आप में इंटरेस्टिंग है, लेकिन जेलर 2 के पास क्लियर एडवांटेज है क्योंकि रजनीकांत और अनिरुद्ध की जेलर वाली कॉम्बिनेशन पहले ही हुक्म जैसा मैसिव एंथम दे चुकी है। इसलिए म्यूजिकल और मास स्कोर इम्पैक्ट में जेलर 2 आगे दिखाई देती है। ऑडियंस हाइप में असली मुकाबला टॉक्सिक और जेलर 2 के बीच है। टॉक्सिक की हाइप यश की KGF 2 के बाद वापसी और लंबे गैप से बनी है, जबकि जेलर 2 के पास रेडीमेड फ्रेंचाइज ऑडियंस है। पैराडाइज की हाइप कंपैरेटिवली कंटेंट ड्रिवन है। लोग नानी के ट्रांसफॉर्मेशन और श्रीकांत ओडेला की विजन को लेकर क्यूरियस हैं, यानी इमीडिएट हाइप में जेलर 2 और टॉक्सिक आगे हैं, लेकिन सरप्राइज फैक्टर पैराडाइज के पास है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बॉक्स ऑफिस। टॉक्सिक का रिपोर्टेड बजट करीब 500 करोड़ या उससे ज्यादा बताया जा रहा है, इसलिए इसे सिर्फ बड़ी ओपनिंग नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग थिएट्रिकल रन चाहिए। यश की मार्केट और KGF 2 की लेगेसी को देखते हुए अगर कंटेंट अच्छा निकला तो 800-1100 करोड़ वर्ल्ड वाइड की रेंज रियलिस्टिक लगती है। एक्सेप्शनल वर्ड ऑफ माउथ मिलने पर 1200 करोड़ प्लस भी पॉसिबल है, लेकिन इतने बड़े बजट की वजह से कंटेंट का वीक होना इसका सबसे बड़ा रिस्क होगा। जेलर 2 के पास सबसे सिक्योर कमर्शियल सेटअप है। पहली जेलर 600 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर चुकी है। रजनीकांत वापस हैं, फ्रेंचाइज एस्टैब्लिश्ड है, बड़े साउथ स्टार्स जुड़े हैं और रिलीज भी दशहरा पीरियड में है, इसलिए तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पोटेंशियल इसी के पास है। अगर कंटेंट ऑडियंस को पसंद आया तो 800-1100 करोड़ वर्ल्ड वाइड रियलिस्टिक रेंज हो सकती है और एक्सेप्शनल रिस्पॉन्स में 1200 करोड़ प्लस भी पॉसिबल है। इसका बिगेस्ट रिस्क सिर्फ एक है, सीक्वल को पहली फिल्म से बेहतर एंटरटेनमेंट देना होगा, क्योंकि अब मुथुवेल पांडियन का सरप्राइज फैक्टर पहले जैसा नहीं रहेगा। और फिर द पैराडाइज है, इसकी ओपनिंग शायद बाकी दोनों से कम हो, लेकिन अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग हुआ और हिंदी बेल्ट में भी वर्ड ऑफ माउथ पकड़ गया तो इसका ग्रोथ काफी बड़ा हो सकता है। मेरे हिसाब से 400-650 करोड़ वर्ल्ड वाइड इसकी रियलिस्टिक रेंज हो सकती है, जबकि एक्सेप्शनल रिस्पॉन्स और कांतारा जैसी ऑर्गेनिक एक्सेप्टेंस मिलने पर 700 करोड़ प्लस तक जाने की पॉसिबिलिटी भी है। तो अगर आज की तारीख में मुझे तीनों को अलग अलग कैटेगरीज में रखना हो तो स्टार पावर और ओपनिंग पोटेंशियल में जेलर 2, कमर्शियल अपसाइड में टॉक्सिक और कंटेंट सरप्राइज पोटेंशियल में द पैराडाइज आगे दिखाई देती है। लेकिन अगर मुझसे एक सवाल पूछा जाए, हु कैन एक्चुअली विन द 2026 बॉक्स ऑफिस वॉर, तो मेरी करंट प्रेडिक्शन में जेलर 2 को स्लाइट एज मिलेगा, क्योंकि उसके पास सबसे बैलेंस्ड कमर्शियल पैकेज है। रजनीकांत, सक्सेसफुल फ्रेंचाइज, एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर, नेल्सन अनिरुद्ध कॉम्बिनेशन और फेस्टिवल रिलीज विंडो। लेकिन टॉक्सिक को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अगर गीतू मोहनदास की विजन और यश की सुपरस्टारडम सही तरीके से क्लिक कर गई तो वही फिल्म जेलर 2 के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन सकती है। और द पैराडाइज यही इस रेस का डार्क हॉर्स है। अगर नानी और श्रीकांत ओडेला ने ऑडियंस को जेन्युइनली सरप्राइज कर दिया तो इसकी प्री रिलीज एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बड़ी जर्नी हो सकती है, क्योंकि आखिर में तीनों फिल्मों की लड़ाई सिर्फ कलेक्शन की नहीं है। टॉक्सिक को प्रूव करना है कि यश सिर्फ रॉकी भाई नहीं है, जेलर 2 को प्रूव करना है कि मुथुवेल पांडियन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, और द पैराडाइज को प्रूव करना है कि नानी कंटेंट के दम पर पैन इंडिया बॉक्स ऑफिस का अगला बड़ा नाम बन सकते हैं। और यही 2026 की इस बॉक्स ऑफिस वॉर को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। एक के पास स्टार पावर है, दूसरे के पास फ्रेंचाइज पावर और तीसरे के पास कंटेंट पावर। अब जीत किसकी होगी इसका फैसला आखिरकार ऑडियंस करेगी, क्योंकि हाइप ऑडियंस को थिएटर तक ला सकती है। लेकिन हिस्ट्री वही फिल्म बनाती है जिसे ऑडियंस थिएटर से निकलकर दूसरों को रिकमेंड करे। वैसे मेरा सवाल आपसे है, आप बताओ कौन सी फिल्म आपके अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग रन लेने वाली है। उसके अलावा आपके जो भी ओपिनियन हो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो अपना नाम भी कमेंट लिख देना। और लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। लाइक का टारगेट है 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।